हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक। तो दोस्तों आज की क्लास जो है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये क्लास उन स्टूडेंटों के लिए है जो स्टूडेंट बिल्कुल अभी नए नए फील्ड में जो है कि आए हैं तैयारी के और उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ पाती हैं। जैसे मैं बात करूं मैप बहुत लोगों को समझ में नहीं आती हैं। अभी मैं बात करूं तो इंडिया के करीब करीब 80% लोग ऐसे होंगे जिनको जो है कि मैप का ज्ञान नहीं होगा कि हमारे भारत में कौन सा राज्य कहाँ पे अवस्थित है, उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होगा। और ये बात फैक्ट है कि उन्हें जानकारी इस बात की नहीं होगी। तो ये क्लास की अगर मैं बात करूं, ये सीरीज की जो मैप की सीरीज है ये मैं चालू किया हूं आज से ही। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये क्लास। तो इसमें जो है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इसका पूरा फायदा उठाएं। तो ये क्लास मैं बात कर रहा था उन बच्चों के लिए है जो अभी अभी नए नए फील्ड में जो है कि उतरे हैं तैयारी के और उन्हें मैप समझ में नहीं आती है। समझना तो चूंकि चाहते हैं लेकिन उन्हें मैप बिल्कुल समझ में नहीं आती है। रीजन क्या है उसका कि उन्हें उनके पास एक अच्छे गाइडलाइनर की जरूरत है जो उन्हें मिल नहीं पाती है, इसलिए वो मैप को बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा राज्य कौन सा देश मैप पर कहां अवस्थित है, उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, अगर मैं सपोज मान लीजिए कि मैं कहूं आपसे कि प्रशांत महासागर जो है कि अमेरिका के किस दिशा में है, तो बहुत लोग कहते हैं कि पूरब दिशा में है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि मैप को समझना बहुत जरूरी है और मैप में चीजों की अवस्थिति को समझना बहुत जरूरी है। तो मैप के सहारे मैं सारी चीजों को जो है कि मैं बात करूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं इंडियन मैप लेकर चलूंगा जिसमें इंडिया से जुड़े जितने भी अवस्थिति है, जितने भी राज्य हैं इंडिया के अंतर्गत, उन सारे राज्यों को लेकर चलूंगा। फिर जो है इसके बॉर्डर इलाके के जो हमारे देश हैं जिनसे इंटरनेशनल बॉर्डर साझा होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे आपका चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की मैं बात करूंगा, म्यांमार की मैं बात करूंगा और श्रीलंका की मैं बात करूंगा। इनसे जो है कि इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होता है, तो इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके चीजों को हम समझेंगे और प्रेजेंट टाइम में जो गलवान घाटी का विवाद है उसके बारे में भी हम समझेंगे कि आखिर वो विवाद कहां से फैला है। और बहुत सारे लोगों को मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि चाइना कौन सा क्षेत्र जो है कि हड़पा हुआ है और पाकिस्तान कौन सा क्षेत्र जो है कि कब्जा किया हुआ है, वो बहुत लोगों को पता नहीं होगा। उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे एक एक चीज को। अब मैं क्या करूंगा कि दोस्तों देखिए, मैप, ये पूरा मैप आपको इंडिया का मैप दिख रहा होगा और इस इंडिया का मैप में ये वाला हिस्सा जो जम्मू कश्मीर वाला है, इस हिस्से की हम विशेष तरीके से बात करेंगे। ठीक है, और इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन सा हिस्सा जो है कि चाइना के पास है और कौन सा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, और पाकिस्तान ने कौन सा हिस्सा चाइना को जो है कि कोडेड किया हुआ है, यानी कि मतलब ये एक गिफ्ट में दिया हुआ है। उन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल एक बार जो है कि भारत की अवस्थिति को समझते हैं कि भारत जो है कि किस अवस्थिति में स्थित है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि भारत जो है, आप लोग जानते हैं, भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर है, यानी कि भारत जो है कि उत्तरी गोलार्ध में पूर्ण रूप से स्थित है। और मैं बात करूं कि भारत की अवस्थिति जो है दिशा के हिसाब से, तो उत्तर पूर्वी दिशा की अगर मैं बात करूं तो पूरा उत्तर पूर्वी दिशा के बीचों बीच अवस्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होना चाहिए। समझिए, जैसे मैंने ये कहा कि ये हमारा जो है कि पृथ्वी है। ठीक है, और इस अर्थ की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी एक हो जाती है आपकी 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर लाइन, यानी कि आपको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, तो इस 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा की अगर मैं बात करूं तो इस 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा आपका उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और जस्ट नीचे वाला हिस्सा जो है आपको दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। यानी कि ये विषुवत रेखा जो है हमारी पूरे पृथ्वी को जो है कि 2 भागों में काट देती है। क्या करती है? 2 भागों में काट देती है। और ये सबसे बड़ी व्यास है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। यानी कि सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है। ठीक है, तो इस 2 भागों में काट दिए, उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाया। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये है हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा।
0 डिग्री देशांतर रेखा है जो पूरे पृथ्वी को दो भागों में काटती है, तो ये हिस्सा कहलाता है आपका पूर्वी गोलार्ध। क्या कहलाता है? पूर्वी गोलार्ध। और ये हिस्सा कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। कोई दिक्कत यहां तक? यानी कि ये वाला हिस्सा जो है आपका पूरा पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये वाला हिस्सा पूरा पश्चिमी गोलार्ध हो गया। और 0 डिग्री अक्षांश की बात करेंगे तो ये वाला हिस्सा आपका क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध। और ये वाला हिस्सा आपका क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है? अब भारत की अवस्थिति जो है कुछ यहां पे है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया बताइए? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है भारत। कहां पे? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में जो है कि पूर्ण रूप से भारत अवस्थित है। क्लियर है इतने पॉइंट? कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसकी अवस्थिति की बात मैं करूं तो कितने डिग्री अक्षांश पे ये स्थित है और कितने डिग्री जो है कि पूर्वी देशांतर के बीच ये स्थित है, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए आपको नीचे का कुछ हिस्सा मैप में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं अभी दिखा दूंगा आप लोगों के लिए। तो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि इसको जब भी आप पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध तक, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत जो है कि अवस्थित है। अब क्लियर हो गया पॉइंट आप लोगों को? देखिए याद करने का तरीका क्या है, आपको इसको याद करना है 8 डिग्री 4 मिनट, इसको सीधे सीधे आप याद कर लिए 84, 84 से लेकर 376 तक, 84 से 376, यानी कि 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध के बीच भारत अवस्थित है। उसके बाद से इधर पूर्वी देशांतर की बात करें तो 687 याद करिए, 687, और इधर याद कर लीजिए 9725। कितना? 687 और 9725 याद कर लीजिए, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो है कि भारत स्थित है। ठीक है, क्लियर है इतने पॉइंट? किसी को यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारा सबसे नीचे वाला हिस्सा है 8 डिग्री 4 मिनट का जो हिस्सा है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हमारा हिस्सा जो कहलाता है वो सबसे दक्षिणी पॉइंट कहलाएगा। यानी कि सबसे दक्षिणी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार में एक पॉइंट पड़ता है जिसका नाम आता है इंदिरा पॉइंट, और ये इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट के आसपास स्थित है। तो सबसे जो दक्षिणी पॉइंट है, बिंदु है, वो है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसको आप लोगों को याद करना है। इंदिरा पॉइंट, इसको बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट भी। क्या बोलते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट। कोई भी यूट्यूबर आपको ये नहीं बताएगा कि पिग्मेलियन पॉइंट कौन सा है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको स्मार्ट जीके ट्रिक पे मिलेगा। तो आपको ये चीज समझना है कि पिग्मेलियन पॉइंट आखिर किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं आपको किसको? इंदिरा पॉइंट को। ठीक है, जो 6 डिग्री 4 मिनट के जो है कि उत्तरी अक्षांश की मैं बात करूं तो यहां पे स्थित है। ठीक है, अब देखिए सबसे उत्तरी भाग की अगर मैं बात करूं तो सबसे उत्तरी जो भाग है वो बिंदु आपका पड़ता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो ये पड़ता है इंदिरा कौल। क्या पड़ता है? इंदिरा कौल। ये जो है कि सबसे उत्तरी भाग है भारत का, माने सबसे उत्तर में अवस्थित जो इलाका है उसको इंदिरा कौल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पश्चिम में जो स्थित है जो पॉइंट गोरमाता, गोरमाता जो है कि सबसे पश्चिमी पॉइंट है। क्या है? सबसे पश्चिम में स्थित पॉइंट है। ठीक है, और सबसे पूरब की अगर मैं बात करूं तो सबसे पूरब में जो अवस्थित है जो क्षेत्र, उसको बोलते हैं किबुथु। क्या बोलते हैं? किबुथु। क्लियर है इतने पॉइंट? किबुथु। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो राज्य हैं आपके उनको बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल्स बता देता हूं। देखिए याद करने का तरीका क्या है, आप लोग याद करते हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस तरीके से कुछ आप लोग याद करते हैं। तो आपको ऐसे याद नहीं करना है, हर चीज की एक कोड बनाइए। क्या करिए? हर चीज का एक कोड बनाइए और कोड के सहारे चीजों को याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग याद करने की ये कोशिश करिए कि जो भारत के
साइड वाले अगर मैं बात करूं कि भारत के जो बॉर्डर वाले इलाके से लगे हुए स्टेट हैं उन्हें आप याद करिए। ठीक है, सबसे पहले उन्हें याद करिए। याद करने के बाद से आप ये पूर्वी भारत को छोड़ दीजिए। क्या करिए, ये पूर्वी भारत को छोड़ दीजिए, यहां से पूर्वी भारत लग जाता है, इसको छोड़ दीजिए। पहले ये वाले हिस्से का आप लोग याद करिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो ये आता है आपका एचपी। एचपी हम किसको बोलते हैं? हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, आप लोग एचपी से याद करिए, जस्ट हिमाचल प्रदेश। उसके जस्ट नीचे की मैं बात करूं तो उत्तराखंड। क्या आएगा आपका मेरे प्यारे दोस्तों? उत्तराखंड। उत्तराखंड के जस्ट नीचे आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है, तो उत्तर प्रदेश से ही टच होगा कहीं ना कहीं, तो उसके जस्ट नीचे आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद से आपका बिहार से उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है, तो आपका ये हो गया, इसके जस्ट बगल में बिहार। ठीक है, क्लियर है इतने पॉइंट? अब बिहार से जो है कि पश्चिम बंगाल का भी कुछ इलाका लगता है, तो ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल। और बिहार से अलग हुआ है झारखंड, तो बिहार के जस्ट नीचे दक्षिणी वाले भाग में आपका झारखंड स्थित है, तो ये दक्षिणी वाले भाग में झारखंड स्थित हो गया। ठीक है, तो ये हो गया यूपी, और ये हो गया बिहार, और ये हो गया वेस्ट बंगाल, और ये हो गया झारखंड। और झारखंड के जस्ट नीचे आइए उड़ीसा। उड़ीसा के जस्ट नीचे आएंगे तो AP1 मैंने नाम दिया है, AP1 यानी कि आंध्र प्रदेश। क्या दिया है नाम? AP1 आंध्र प्रदेश। AP1 क्यों दिया है आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो AP1 आंध्र प्रदेश, उसके जस्ट नीचे अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु है, जिसका हमने शॉर्ट नेम TN दिया है। क्या दिया है? TN, यानी कि शॉर्ट नेम आपका TN दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं बात करूं कि इसके जस्ट केरला है। क्या है? KR मैंने इसको नाम दिया है, KRL मैंने इसका नाम दिया है, यानी कि केरला। ठीक है, केरला के जस्ट ऊपर कर्नाटक है, और कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में छोटी सी जो आपका स्टेट है वो है गोवा। क्या है? गोवा छोटा सा बिल्कुल जो है कि कोंकण तट पे स्थित है, छोटा सा जो है कि आपका है, ज्यादा नहीं है, उसका क्षेत्रफल ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद से देखिए इधर आपका गुजरात पड़ जाता है, ये वाला हिस्सा जो है आपका गुजरात है। गुजरात के बाद से आपका राजस्थान, और राजस्थान के बाद से जो है कि ये पंजाब पड़ जाता है, PNB, यानी कि PNB हमने इसको कोड दिया है। राजस्थान का कोड हमने RJ दिया है। क्या दिया है? RJ दिया है कोड, और गुजरात का दिया है GJ इसका नाम दिया है। गुजरात का हमने कोड दिया है GJ, यानी कि गुजरात, और RJ का मतलब हो गया राजस्थान, और PNB यानी कि PNB पंजाब हो गया। क्लियर है? ये सारे बॉर्डर के इलाके हैं। ठीक है, अब देखिए जो सेंटर में पड़ते हैं, सेंटर में आपका पंजाब और उत्तराखंड के बीच में आपका पड़ता है, आपका क्या पड़ता है? हरियाणा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की मैंने बात कर लिया। हरियाणा के जस्ट नीचे राजस्थान और गुजरात से लगा हुआ, और महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ आपका मध्य प्रदेश पड़ जाता है, जिसको MP बोलते हैं, MP शॉर्ट नेम है। ठीक है, छत्तीसगढ़, यहाँ पे जस्ट छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में छत्तीसगढ़ पड़ता है। ठीक है, तो मैंने इसको नाम दिया है CH। क्या दिया है? CH, छत्तीसगढ़। अब इसके बाद से ये दिया है मैंने आंध्र प्रदेश AP1, और कर्नाटक और MH के बीच में आपका TL नाम दिया है। चूंकि आप लोग जानते हैं तेलंगाना किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश से ये टच तो करेगा ही करेगा, तो इसको TEL मैंने नाम दिया है, तेलंगाना। ठीक है, कोई दिक्कत? तो और इसको कर्नाटक को मैंने KN नाम दे दिया है, चूंकि ये केरला से जो है कि रिलेटेड है, तो कर्नाटक KN मैंने नाम दे दिया है। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए मैं बात करूं पूर्वी भारत, तो पूर्वी भारत के मैं बात करूं, ये वेस्ट बंगाल है। देखिए वेस्ट बंगाल, ये आपका जो है कि जो ऊपर वाला हिस्सा सबसे ऊपर उठा हुआ है, ये है आपका सिक्किम, जिसको हमने शॉर्ट नेम SKM दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? SKM, यानी कि सिक्किम। ठीक है, याद कर सकते हैं SKM सिक्किम। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये देखिए आपका कुछ डेल्टा की आकृति का दिख रहा होगा, ये है आपका असम, ASM हमने नाम दिया है, ASM, इसको शॉर्ट नेम दिया है असम। ठीक है, असम जो पूरे एक स्टेट को घेर देता है वो है आपका MGH, जिसको बोलते हैं मेघालय। क्या बोलेंगे? MGH, मेघालय। जैसे आप लोग MDH का मसाला देखते हैं ना, उसी तरह ये भी है मेघालय। ठीक है, MGH मैंने नाम दिया है इसको। अब AP2, देखिए ये है हमारा AP2।
AP2 का मतलब मैंने दिया है अरुणाचल प्रदेश, इसीलिए मैं कह रहा था कि AP1 यहाँ पे जो है कि मैंने नाम दिया हुआ है और AP2 मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है जिसको मैं बोलता हूँ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आप लोगों को भी ऐसे ही कोड कर लेने हैं AP2 और ये है AP1 आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्लियर है। आंध्र प्रदेश के जस्ट नीचे की अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आपका NGL है। NGL का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्तों नागालैंड। क्या हुआ? नागालैंड। नागालैंड के जस्ट नीचे MN है। MN का मतलब होता है मणिपुर। क्या होता है? मणिपुर। ठीक है, और मणिपुर के जस्ट नीचे MGR दिया है हमने, यानी कि MJR मिजोरम। क्या दिया है? MJR मिजोरम। ठीक है, अब ये जो स्टेट है इसकी अगर मैं बात करूं तो ये स्टेट जो है म्यांमार से भी सीमा साझा करते हैं और सर्वाधिक म्यांमार की सीमा किससे लगी हुई है? अरुणाचल प्रदेश से। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए इधर आइए, ये राजस्थान है और इस राजस्थान की सीमा सर्वाधिक किससे लगी हुई है? पाकिस्तान से लगी हुई है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान के बाद से MP और MP के बाद से आपका महाराष्ट्र। ठीक है, राजस्थान RJ के बाद से MP और MH, RJ MP और MH, ये आपके क्या हो गए? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जो है कि आपके सबसे बड़े फर्स्ट नंबर के, फिर दूसरे नंबर के सबसे बड़े, फिर तीसरे नंबर के सबसे बड़े। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से देखिए, जनसंख्या के हिसाब से आपको दिख रहा होगा ये उत्तर प्रदेश, इस उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। उसके बाद से आपको दिख रहा होगा MH, यानी कि UP, MH और BH, UP, MH और BH, ये पहले नंबर का है जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है EP, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे आपका बिहार। क्लियर है इतने पॉइंट? कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है उसको समझिए। ये है हमारा नेपाल। ठीक है, ये हमारा क्या है? नेपाल। नेपाल जो है कि सीमा बनाता है आपका किससे? आप लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल से भी बनाता है, बिहार से भी, उत्तर प्रदेश से भी और उत्तराखंड से भी ये सीमा बनाता है। ठीक है, क्लियर है। ये है हमारा भूटान और भूटान की जो राजधानी है वो थिम्पू, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखने हैं। भूटान, यह है थिम्पू इसकी राजधानी। भूटान सीमा बनाता है आपका वेस्ट बंगाल से भी, सिक्किम से भी और आपका आसाम से भी और अरुणाचल प्रदेश से भी, यानी कि AP2 से, असम से और SKM से और WB से, यानी कि WB मतलब वेस्ट बंगाल से बनाता है। ठीक है, भूटान सीमा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने म्यांमार के बारे में बता दिया, AP, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से जो है कि आपका ये जो है कि सीमा बनाता है। और यहाँ पे एक नदी का मुहाना है जिसका नाम है आपका, जिसको जीवन धारा कहते हैं म्यांमार का। ठीक है, उसको आप लोग जो है कि हमें कमेंट करके बताइएगा, फिर भी मैं बता देता हूं, जो इरावदी नदी है वो म्यांमार की जीवन धारा के रूप में जानी जाती है, जिसका मुहाना यहाँ पे स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान की सीमा गुजरात के साथ भी लगती है। ठीक है, अफगानिस्तान की सीमा जो है कि आपकी जम्मू कश्मीर से लगती है। जो पाक अधिकृत कश्मीर है, POK वाला क्षेत्र है, इस POK के क्षेत्र से लगती है और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है जिसकी लंबाई जो है 106 किलोमीटर है। कितनी है? 106 किलोमीटर लंबी जो है कि सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। क्लियर है? चाइना। अब देखिए कि ये हमारा जो है कि तिब्बत वाला इलाका है। ठीक है, ये तिब्बत वाला इलाका है और इस तिब्बत वाले इलाके से जो है कि भारत की बहुत सारी नदियां निकलती हैं और उन नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यहीं पे जो है कि तिब्बत वाले इलाका में आपका जो है कि मानसरोवर झील है, चेमांगडुंग ग्लेशियर है और चेमांगडुंग जो ग्लेशियर है वो गर्मियों के सीजन में जब पिघल जाता है तो मानसरोवर झील में पानी हो जाता है और पानी होने के कारण से वहां से जो है कि दो झील उत्पन्न होते हैं, एक तो मानसरोवर, एक और जो है कि आपका झील उत्पन्न होता है और उसी से बहुत सारी नदियां निकलती है। मानसरोवर से ब्रह्मपुत्रा का उद्गम हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। तो उन सारी चीजों के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, मैप के सहारे से चीजों को देखेंगे। जो हमारे अपवाह तंत्र है ना, नदी अपवाह तंत्र, ये बहुत ही विशाल क्षेत्र है। ठीक है, अगर आप ऊपर से मैप को देखेंगे, पूरे पृथ्वी को अगर ऊपर से देखते हैं तो पूरे पृथ्वी पर नदियों का जाल ही दिखेगा आपको दिखेगा ही नहीं कि स्थल भी है, केवल पानी ही पानी दिखेगा। क्योंकि पानी आप लोग जानते हैं कि पूरे पृथ्वी पर कितना है, 71% भाग में तो पानी है।
ठीक है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में 1/3 जो है कि आपके स्थल है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, वो अलग का विषय वस्तु है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम भारत की अवस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, भारत की मैं बात करूं तो यहाँ से एक जो है कि भारत से एक टाइम जोन गुजरता है। क्या करता है, टाइम जोन गुजरता है, कहाँ से, इस उत्तर प्रदेश वाले इलाके से होके और इलाहाबाद के नैनी से होते हुए निकलती है, जिसको 82.5 डिग्री पूर्वी जो है कि देशांतर बोला जाता है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होकर गुजरती है, और ये जो है कि भारत का टाइम जोन है। क्या है, टाइम जोन है। अभी विवाद आप लोग जानते हैं कि असम वाले ये पूर्वी इलाके जो है कि मांग कर रहे थे कि हमें अलग टाइम जोन की बात करिए। ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जब भी किया जाएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि सूर्योदय जो है अरुणाचल प्रदेश में बिफोर में हो जाता है, और गुजरात वाले क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात वाले क्षेत्र में क्या है कि 2 घंटे का डिफरेंस है। अगर यहाँ पे 8 बजे सूर्योदय होता है तो यहाँ पे कितने बजे होगा, 10 बजे। ठीक है, गुजरात वाले इलाके में अगर ये 8 बजे ड्यूटी जाते हैं तो ये कितने बजे ड्यूटी जाएंगे, 10 बजे जाते हैं। ठीक है, बस यही अंतर है। ठीक है, इसलिए जो है कि ये लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा टाइम जोन आप लोग अलग कर दीजिए। ठीक है, जबकि अभी तक ऐसा भारत गवर्नमेंट ने नहीं किया है, तो अभी ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। ठीक है, अब देखिए कि समझिए, ये भारत की अगर मैं बात करूं तो ये भारत का जो इलाका है ना, ये इसको बोलते हैं पश्चिमी, मैं बात करूं पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, और इसकी मैं बात करूं तो ये आपका पूर्वी घाट है। ठीक है, ये क्या है, पूर्वी घाट, और ये पूर्वी घाट जो है आपका पूरा जलमग्न है, और ये भी पश्चिमी घाट अपना जल से लगा हुआ है। किससे, जल से। आप लोग जानते हैं पश्चिमी घाट में और ये अरब सागर है, और ये पूर्वी घाट की अगर मैं बात करूं तो ये बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारी नदियां जो है कि लाती हैं जल और बंगाल की खाड़ी में गिरा देती हैं, और बहुत सारी नदियां जो है जल लाकर जो है कि आपके अरब सागर में गिरा देती हैं, और बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो उनके मैदानी भागों में जो है कि लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, दलदली भागों में, जैसे आपका कच्छ का रण है, इसमें लूनी नदी आपका लुप्त हो जाती है। ठीक है, लुप्त हो जाती है, उसका पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ गिर रही है। ठीक है, तो बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो लुप्त हो जाती हैं, बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो अरब सागर में गिर जाती हैं, बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और देखिए ये पूर्वी घाट की अगर मैं बात करूं तो पूर्वी घाट को बोला जाता है, आपको क्या बोला जाता है, कोरोमंडल तट। क्या बोला जाता है, कोरोमंडल तट। मैं लिख देता हूं कोरोमंडल तट। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग आपका मालाबार तट। क्या बोलते हैं, मालाबार तट। ठीक है, पश्चिमी घाट को मालाबार तट जो है कि बोला जाता है। और देखिए, अगर मैं बात करूं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों क्षेत्र बहुत ही रिच केंद्र हैं। ठीक है, दोनों ही क्षेत्र बहुत ही रिच केंद्र हैं। मैं पहाड़ियों की जब बात करूंगा, ठीक है, तो मैं बात करूंगा सारे चीजें यहाँ पे, लेकिन अभी केवल मैप को समझिए आप लोग। ये मालाबार तट है, इसको जो है कि सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को भी जाना जाता है। और कोरोमंडल के पास में आपका उत्तरी सरकार तट भी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, और चिल्का झील आप लोग जानते हैं, यहीं उड़ीसा के पास में है चिल्का झील। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जब झीलों के बारे में हम बात करेंगे तो एक एक चीज करके चीजों को हम क्लियर करेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, भारत का मैं बात करूं सबसे लंबा तटीय रेखा किसका है, तो पहला आता है जीजे। पहला क्या आएगा, जीजे गुजरात आएगा। ठीक है, उसके बाद से आपका आएगा AP1 आंध्र प्रदेश। यानी कि सबसे अगर बड़ा की मैं बात करूं, सबसे बड़ा तट जो है जीजे आएगा गुजरात, उसके बाद AP1 आंध्र प्रदेश। ठीक है, और सबसे छोटा तट की अगर मैं बात करूं तो आपका गुजरात का है। किसका है, गुजरात का है। ठीक है, अब पेपर में क्या पूछेगा आपसे कि सबसे छोटा तट किसका है, तो आपको लगाना है गोवा। ठीक है, अब देखिए भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तटों पे अवस्थित हैं। कितने तटों पे अवस्थित हैं आप लोग देख सकते हैं, यहां से भी पूर्वी घाट पे भी और पश्चिमी घाट पे भी 9 राज्य ऐसे हैं जो आपके तटों पे अवस्थित हैं।
अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो स्थलीय सीमा है भारत की, अगर मैं भारत की स्थलीय सीमा की बात करूंगा तो 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर है। और जलीय सीमा की मैं बात करूं तो 7516 किलोमीटर, यानी कि 7,516 किलोमीटर जो है कि आपका जलीय सीमा है। ठीक है। अब देखिए मेनलैंड, मेनलैंड कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि वैसी भूमि जो पानी से बिल्कुल नहीं टच है, जिसके आसपास पानी से बिल्कुल टच नहीं है, समुद्र से टच नहीं है, वो बिल्कुल मेनलैंड हमारा कहलाता है। जो हमारा बीचों बीच का क्षेत्र है ये मेनलैंड कहलाएगा। और मेनलैंड की जो की टोटल लंबाई 168 किलोमीटर है। ठीक है। बाकी हमने जो जलीय सीमा से लगने वाले राज्य हैं उनकी लंबाई को हमने जो है कि वहां से हटा दिया और मेनलैंड हमारे पास 168 किलोमीटर बच गए। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है कि आपकी बांग्लादेश से लगती है। सबसे लंबी सीमा जो है आपकी बांग्लादेश से लगती है। बताइए इतने पॉइंट सबको क्लियर हो गए होंगे? ठीक है। अब देखिए कि पूरे भारतवर्ष में कुछ चट्टानों का विस्तार है। क्या है? कुछ चट्टानों का विस्तार है। और ये चट्टानें कौन कौन सी हैं केवल यहाँ पे जान लेते हैं कि देखिए आक्रियन क्रम की चट्टानें, जो आक्रियन क्रम की चट्टानें हैं वह सबसे पुरानी चट्टानें हैं। यानी कि विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी हैं? आक्रियन क्रम की चट्टानें हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का भी विस्तार भारत में है। और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं आपकी अगर मैं बात करूं तो खनिज संसाधन की दृष्टि से, पेट्रोलियम संसाधन की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक रिच केंद्र हैं। क्या है? सर्वाधिक रिच केंद्र हैं। जब मैं ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा आपका पर्वत पठार, उसमें ये इन सारी चीजों का जिक्र करूंगा कि इनकी अवस्थिति कहाँ पे है और ये लोग कौन से हिस्से में सर्वाधिक फैले हुए हैं भारत के। ठीक है। उसके बाद से कुडप्पा क्रम की चट्टानें आती हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानें जो है अगर देखा जाए तो ये वाला जो रीजन है आपके आंध्र प्रदेश वाला रीजन में सर्वाधिक विकसित है। ठीक है। क्या है? सर्वाधिक विकसित है। उसके बाद से आता है गोंडवाना क्रम की चट्टानें और विंध्य क्रम की चट्टानें। और विंध्य क्रम की चट्टानें आप लोग जानते हैं कि मध्य भारत में जो है कि विकसित है। और इन चट्टानों से जो है कि भवन निर्माण सामग्री की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? भवन निर्माण सामग्री की प्राप्ति होती है। जैसे आपका क्वार्टरजाइट, संगमरमर, ईटीसी की प्राप्ति होती है। ठीक है। अब बात करूंगा गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है और इसी से गोंडवाना क्रम का विस्तार हुआ है। तो गोंडवाना क्रम में अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक जो है कि इसमें पाया जाता है बिटुमिनस कोयला। एंथ्रासाइट कोयला जो है कि नहीं पाया जाता है। आप लोग जानते हैं भारत में बहुत ही कम पाया जाता है। एक ही जगह एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। जब मैं उसको जिक्र करूंगा तो वो बताऊंगा। ठीक है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है आपकी सर्वाधिक इसमें विकसित जो चट्टानें हैं वो है बिटुमिनस कोयला। ठीक है। उसके बाद से आता है डक्कन ट्रैप। डक्कन ट्रैप की अगर मैं बात करूं तो देखिए इसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है? जब भारत अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर जो है कि उत्तर पूर्व की यात्रा कर रहा था, क्या कर रहा था? उत्तर पूर्व दिशा की यात्रा कर रहा था। उस टाइम क्या हुआ कि मेडागास्कर के पास में एक रीयूनियन द्वीप है और रीयूनियन द्वीप जो है कि इसमें एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। और ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण क्या हुआ कि ये क्या किया कि पूरे हिस्से को लेकर उलट दिया और उलटने के बाद से लाकर इस वाले भाग में, ये जो गुजरात वाला भाग है, ये वाला कुछ इलाका जो यहाँ पे है, यहाँ पे लाकर इसके लावा को पसार दिया, यानी कि फैला दिया। और फैला देने के बाद से यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो जब लावा ठंडे हुई तब चट्टानों का रूप ली और इसी से काले मिट्टी का सर्वाधिक निर्माण हुआ। जो आज महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्र में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार का यही कारण था। जो रीयूनियन द्वीप था इसमें जो है कि उद्गार हुआ और इसने उल्टा यानी कि पलट दिया। क्या किया? लावा को पलटा और ला के सीधे यहाँ पे गिरा दिया। यहीं पे दक्कन पठार जो है कि आपका सर्वाधिक विकसित है और इसी से जो है कि सर्वाधिक काली मिट्टी का जो है कि विस्तार हुआ है, जिसमें कपास की खेती आप लोग जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है काली मिट्टी के लिए। काली मिट्टी में कपास जो है कि सर्वाधिक होता है और काली मिट्टी को आप लोग जानते हैं कि स्वतः जुताई की मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास जल धारण क्षमता इतनी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। रेंगुड़ मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है काली मिट्टी को। ठीक है। क्लियर है इतने पॉइंट? आशा करता हूं कि ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं बात करूंगा कल के वीडियो में, जो मैं चर्चा करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो मैं ये चर्चा करूंगा कि जो हमारा ये वाला हिस्सा है, ये जम्मू कश्मीर वाला जो हिस्सा है ना मेरे प्यारे दोस्तों,
इस जम्मू कश्मीर हिस्से को मैं जो है कि काट के इधर दिखाऊंगा आप लोगों के लिए। सपोज आप लोग जैसे ड्राइंग वगैरह पढ़ेंगे तो प्रोजेक्शन जो है कि आप लोग देखे होंगे कि हिस्सों को काट के दिखाया जाता है, तो ये वाला हिस्सा मैं काट के दिखाऊंगा और इसको थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाऊंगा कि इस हिस्से में बहुत सारी श्रेणियां स्थित है, पर्वत श्रेणियां, जैसे काराकोरम श्रेणी आपका स्थित है, ठीक है, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, ठीक है, ये सारे श्रेणियां आपकी स्थित हैं। इसी में जो है कि ग्रेट हिमालय रेंज पहाड़ियां स्थित हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं यहाँ पे। देखिए कि ये वाले हिस्से जो है ना, ये वाला हिस्सा जो है कि आपका अगर मैं बात करूं तो ये वाला हिस्सा जो तिब्बत वाला क्षेत्र है ना, ये वाला हिस्सा आपकी अगर मैं बात करूं तो ये काराकोरम श्रेणियों का हिस्सा है और यहाँ पे बृहद हिमालय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बृहद हिमालय का ये भाग है। और ये हिमालय की अगर मैं बात करूं तो ये हिमालय का ही विस्तार है। ये नेपाल वेपाल वाला क्षेत्र जो लेके चलते हैं ये हिमालय का ही विस्तार है। ये अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा यहाँ तक जो है कि आपका हिमालय का विस्तार है। लेकिन ये मेघालय, असम और नागालैंड वाला इलाका को देखा जाए तो ये हिमालय का विस्तार नहीं है, ये प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है। किसका है? प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है। जब मैं पढ़ाऊंगा चीजों को, जैसे नदियों को, मैं नदियां क्या की ना कि काट के लाई और इस हिस्से को जो है कि नदियां जो है कि इस हिस्से को काट के सीधे वो बंगाल की खाड़ी में गिर गई। तो ये नदियां जो इधर से गई, ये सारी नदियां इसको काट के, इस वाले क्षेत्र को काट के जो है कि ये आपका इतना वाला हिस्सा छोड़ दी और बाकी जो है कि बंगाल की खाड़ी में नदियां गिर गई, जिसके वजह से क्या हुआ कि ये वाला इलाका जो है कि प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार हो गया। ये जो है कि आपका अगर देखा जाए तो हिमालय का विस्तार नहीं है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे आप लोगों को बिल्कुल सतर्क रहना है और सावधान रहना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ये प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है, ठीक है। तो उसकी मैं चर्चा करूंगा जब मैं चीज़ों को पढ़ाऊंगा, जब नदियों को पढ़ाऊंगा तो नदियों का अपवाह तंत्र के अंतर्गत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो आज आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लास जो है कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है मेरे प्यारे दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने भाई बंधुओं में हर जगह वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। और भारत के बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जिनको अपने मैप की जानकारी नहीं है और वो मैप पढ़ना चाहते हैं, अपने देश को देखना चाहते हैं, अपने देश को घूमना चाहते हैं, तो वो घर बैठे जो है कि इसको देख सकते हैं, घूम सकते हैं और टाइम मिलेगा तो वहां जाके भी देख सकते हैं। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।